Good morning, class. We are doing chapter 6 International Organization, and today page number 86. I am starting page number 86, Reform of the UN after the Cold War. कि कोल्ड वॉर के बाद यानी 1991 के बाद यूएन में क्या जो सुधार है वो किए गए, या उनकी जो क्या क्या सुधार की जो डिमांड है वो उठाई गई। ये वाला जो सारा टॉपिक है वो ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस हो गया, वीडियो में हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट ये तो दो ऐसे फंडामेंटल फैक्ट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। जब भी कोई इन्वायरमेंट या जब भी कोई चेंजिंग होते हैं कुछ, उसके बाद तो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेसेसरी हो जाते हैं। तो ये इसी तरह से ये वाला जो प्रिंसिपल है वो यूएन में भी इम्प्लीमेंट हुआ। द यूएन इज़ नो एक्सेप्शन। यूएन भी कोई इसका एक्सेप्शनल केस नहीं है। यूएन में भी रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट की डिमांड उठी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो गया तो यूएन में भी रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट की डिमांड उठाई गई। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी, हाउएवर देयर इज़ लिटल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। हाँ, ये ठीक है कि जो रिफॉर्म का जो नेचर है ना वहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती, कोई कुछ रिफॉर्म चाहता है और कोई कुछ रिफॉर्म चाहता है। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूएन। लेकिन जो बेसिक जो टू रिफॉर्म थे वो जो यूएन ने फेस किए, वो फर्स्ट है रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि जो यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो। एंड सेकंड है रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि यानी यूएन के जुरिस्डिक्शन में जो जो इशू आते हैं उनके उन इशू के बारे में एक रिव्यू। ये दो जो रिफॉर्म है वो जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया यूएन में आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएन। ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। ये दोनों ही जो हमने वो यूएन में नेसेसरी थे। बट दे कांट एग्री ऑन इज प्रिसिसली वट टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ बी टू बी डन। अब इसमें एक जो था कॉन्फ्लिक्ट था कि ये कैसे किया जाए और कब किया जाए। यहाँ पर बच्चों आपकी ये जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल जितने भी हुए हैं उनकी ये एक डिटेल है सारी, एंटोनियो गुतरेस तक। फर्स्ट जो थे ट्राइग्यू लाई थे, जिनका जो टेन्यूर था वो 1946 से 1952 तक था। ये फिर सेकंड थे डेग हैमरसकी, फिर है यूठांट, फिर है कुरी वाल्दियम, फिर जेवियर परवेज, फिर बुतरोस घाली, एंड फिर कोफी अन्नान, फिर बान की मून, और फिर एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गुटरेस। यहाँ पर अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये आपको रीड करना है, क्लासरूम में भी हमने इसको डिस्कस किया था, आप घर में भी इसको एक बार रीड करें। इसमें से कई आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये जो यहाँ से रीड कर रहे हैं हम। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सबसे जो बिगेस्ट डिस्कशन थी वो किस पर होनी थी? सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो UNSC सिक्योरिटी काउंसिल पर, क्योंकि ये UNO का एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिलेटेड टू दिस हैज़ बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द UN सेक्रेटरी काउंसिल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। आपको पता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, यानी 2 टाइप के मेंबर कंट्रीज़ है, एक परमानेंट मेंबर और एक है नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है वो है 5 कंट्रीज़। दीज 5 कंट्रीज़ आर USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना।
ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। सो दैट द रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर बेटर रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसमें चेंज किया जाए, जिससे कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो बेटर वे में ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट कर सके। इन पर्टिकुलर देर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप विद फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कि स्पेशली जो प्रपोजल आया वो कि मेंबरशिप जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन 3 कॉन्टिनेंट से जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज़ की जाए। मीन टू से कि इन तीनों कॉन्टिनेंट से जो कंट्रीज़ है वो यूएनओ के मेंबर बनाए जाए, जिससे कि इन तीनों कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में मिल जाए। बियॉन्ड दिस द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ वांट इम्प्रूवमेंट्स इन द यूएन्स बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारी डिमांड जो अभी हमने डिस्कस की है ये तो सारी एशियन कंट्रीज़ की या जो इस साइड के कंट्री है उनकी थी। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की क्या डिमांड थी, वो क्या चाहते थे कि यूएन का जो बजट प्रोसीजर है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट बच्चों, ऑन द इश्यूज टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी और टू बी ब्राउट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, लेकिन जो प्रायोरिटी मिली है यूएन के जुरिस्डिक्शन को मिली कि यूएन के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या क्या आता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। सम कंट्रीज़ एंड एक्सपर्ट्स वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर एंड मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशन। जो यूएन के जो कंट्री थे वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। वाइल अदर्स वांट इट्स रोल टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमनिटेरियन वर्क। और जो कुछ कंट्री ये चाहते थे कि यूएनओ को डेवलपमेंट के काम, ह्यूमनिटेरियन वर्क जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट, जेंडर एंड सोशल जस्टिस के जो काम है वो उन पर फोकस करना चाहिए। लेट अस लुक एट बोथ सेट्स ऑफ रिफॉर्म। अब हम दोनों टाइप के रिफॉर्म्स को देखते हैं विद एन एम्फेसाइज ऑन रिफॉर्म ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। इसमें अब हमारे पास 2 टाइप के रिफॉर्म्स है। फर्स्ट है कि यूएनओ के जो स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया जाए, यानी यूएनओ का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ सुधार किए जाए। और सेकंड है कि यूएन को ह्यूमनिटेरियन जो वर्क करनी चाहिए इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। तो यूएन, अब इसमें हम स्टार्टिंग से यूएन की फॉर्मेशन से रीड करेंगे कि यूएन कब स्टैब्लिश हुआ। यूएन वाज स्टैब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट वाज organized and the way it functioned reflected the realities of world politics after the Second World War. After the Cold War, those realities are different. Here are some of changes that have occurred. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था और अब जो यूएसएसआर यानी सेकेंड ब्लॉक के डिसइंटीग्रेट के बाद जो चेंजेस आए वर्ल्ड में वो कौन कौन से थे। फर्स्ट, द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड। सोवियत यूनियन यानी जो सेकेंड ब्लॉक था, ईस्टर्न ब्लॉक था, वो कोलैप्स हो गया। सेकेंड, यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, यूएस वर्ल्ड पावर बन चुका था। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव। थर्ड एस्पेक्ट ये था कि पहले जो यूएसएसआर था वो यूएसए का कॉम्पिटिटर ब्लॉक था, लेकिन जब वो यूएसए से डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया उसका सक्सेसर कंट्री बना, तो रशिया के जो रिलेशन थे वो यूएसए के साथ बहुत कोऑपरेटिव थे। नेक्स्ट है, चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर एंड इंडिया आल्सो इज़ ग्रोइंग रैपिडली। कि चाइना भी एक फास्ट इमर्जिंग कंट्री के तौर पर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा था और इंडिया भी जो इकनॉमी है वो भी फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी बन चुकी थी। उसके बाद है, द इकनॉमिक्स ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट द अनप्रेसिडेंट रेट। जो एशिया की जो इकनॉमी है वो भी ग्रोइंग इकनॉमी बन चुकी थी। मैनी न्यू कंट्रीज़ हैव ज्वाइंड यूएनओ। और जो काफ़ी जो यूएनओ के जो न्यू कंट्रीज़ मेंबर भी बन गए थे, कि जो यूएसएसआर से जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे वो जो उन सब कंट्रीज़ ने यूएन की मेंबरशिप ले ली थी। नेक्स्ट है, ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और एक जो है वर्ल्ड के सामने कुछ नए चैलेंजेस सामने आ गए थे सारी कंट्रीज़ के सामने। वो क्या क्या थे? जिनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म,
न्यूक्लियर प्रोफिलेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स। ये जो सारी चीज़ थे वो ये सारी प्रॉब्लम, ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको कोई भी अकेला एक कंट्री इसको फेस नहीं कर सकता था। इन सारे चैलेंज को फेस करने के लिए सभी कंट्रीज़ का यूनिटी में होकर काम करना बहुत ज़रूरी था। In this situation in 1989, as the Cold War was ending, the questions facing the world was it the UN doing enough? अब वर्ल्ड के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या यूएन जो वर्क कर रहा है वो इनफ है? इज इट इक्विपाइड टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? क्या ये जो एक वर्क कर रहा है क्या यही रिक्वायर्ड है? व्हाट शुड इट टू बी डूइंग, और उससे क्या करना चाहिए? एंड हाउ, और कैसे करना चाहिए? बट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर, और यूएनओ को अपने वर्क को और बेटर बनाने के लिए क्या और सुधार करने चाहिए, उसके लिए क्या रिफॉर्म नेसेसरी है? For the past decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answer to this question. और ये जो क्वेश्चन है सारे, इन सब का एक प्रैक्टिकल आंसर लेने के लिए सारे जो कंट्री है वो वेट कर रहे थे कि इसका हमें क्या क्या आंसर मिलेगा। वो क्या क्या क्वेश्चन थे कि जिनके लिए वर्ल्ड वेट कर रहा था कि यूएनओ अब क्या करेगा। फर्स्ट था कि क्या यूएनओ जो कर रहा है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है करने की। द यूएन डूइंग इनफ। सेकेंड, इज इट इक्विपाइड टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? क्या ये यूएनओ वही वर्क कर रहा है, वही काम कर रहा है, वही ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहा है जो कि रिक्वायर्ड है उसके लिए? थर्ड, व्हाट शुड इट टू बी डूइंग, और उसे और क्या करना चाहिए? एंड हाउ, और वो कैसे करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन थे जिनके लिए पूरा वर्ल्ड इनके आंसर जानना चाहता था यूएनओ के कंसर्न में। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, कि जो यूएनओ में के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में जो रिफॉर्म की बात चल रही है, जो अभी हमने इसमें रीड किया। अब उसमें देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म की डिमांड उठी हुई थी। वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, गेटिंग एग्रीमेंट on what to do it's difficult. Let's examine that debate over reform of the UN Security Council. सिक्योरिटी काउंसिल में इस रिफॉर्म को लेकर एक डिबेट चली। इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडोप्टेड आ रेजोल्यूशन, और 1992 में यूएन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर एक रेजोल्यूशन को अडोप्ट किया गया। और ये रेजोल्यूशन क्या था, इसमें 3 मेन जो कंप्लेंट थी वो क्या थी? फर्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटीज़, की जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो एक नेसेसरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूएनओ का, वो पूरे जो कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है पॉलिटिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। सेकेंड, इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट एंड डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स। और यूएनओ के लिए ये भी कंप्लेंट सामने आई कि यूएनओ जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ कंट्री ही इसको डोमिनेट कर रही है। थर्ड, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूरोप के कंट्रीज़ का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है और बाकी जो कॉन्टिनेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इन व्यू ऑफ ये 3 जो डिमांड है वो कब सामने आई? 1992 में यूएन जनरल असेंबली में एक जो रेजोल्यूशन अडोप्ट किया था उसमें ये जो डिमांड है, तीनों जो कंप्लेन है वो सामने है। इन व्यू ऑफ दिस ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन, इसलिए इन सब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू में जो यूएन की रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड की कि यूएन का स्ट्रक्चर अब चेंज किया जाए। ऑन 1 जनवरी 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, ये नोट करो आप, 1 जनवरी 1997 को जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे वो कोफी अन्नान थे। इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म, कि उन्होंने इंक्वायरी उन्होंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि यूएन में कैसे सुधार होने चाहिए। हाउ फॉर एग्जांपल वी शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स टू बी चूजन, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो अगर हम परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर इंक्रीज़ करते हैं तो उनको हम कैसे चूज करेंगे। In the year since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and permanent members of the Security Council. तो इसके लिए नए क्राइटेरिया प्रपोज किए गए कि किन क्राइटेरियो पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनाए जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। ए न्यू मेंबर इट हैज़ बीन सजेस्टेड,
और इसके लिए ये वाले जो अभी हम आगे रीड करेंगे, ये सजेस्ट किए गए कि इन पॉइंटों पर, इस क्राइटेरिया के बेस पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो मेंबर बनाए जाए। फर्स्ट है मेजर इकोनॉमिक पावर की कंट्री को जो भी परमानेंट है या नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का होगा उसको एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, ए सब्सटाइन कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, और यूएन के बजट में भी उसको एक बड़ा कंट्रीब्यूटर कंट्री होना चाहिए। फोर्थ है बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाइज भी वो बिग नेशन होना चाहिए जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर फिफ्थ है नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, वो नेशन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होना चाहिए बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को मानने वाला कंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट ए कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी, कि ऐसा कंट्री होना चाहिए जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को कंज्यूम करता हो। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, किस किस वे में डाइवर्सिटी हो, जोग्राफी में, इकोनॉमिक सिस्टम में एंड कल्चर में, कि कल्चरली, जोग्राफिकली और इकोनॉमिकली वो कंट्री डाइवर्सिटी को कंज्यूम करता हो, ऐसा कंट्री ही यूएनएससी का परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री बन सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट आपके सामने लिस्ट है बच्चों, मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 99, ये 2019 की लिस्ट है। इसमें इन कंट्रीज़ के नेम है कि जो कितना परसेंट यूएनओ के बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यूएसए ही सबसे, इसमें हम देख रहे हैं कि यूएसए ही सबसे जो कंट्री है वो ही है, 22% है सबसे ज़्यादा। बाकी सारे कंट्रीज़ के सेकंड नंबर पे चाइना है 12%। अभी यहाँ पर बच्चों ये वर्ल्ड बैंक का आपको दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक का आपको पता ही है, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये ब्रिटेन वुड जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब ये बनाए गए थे। The World Bank was created during the Second World War in 1944. Its activities are focused on the developing countries. It works for human development. किसके लिए वर्क करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिडक्शन, इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या आएगा? रोड्स, अर्बन या रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गवर्नेंस, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स, ये नोट करने वाली, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू बी मेंबर कंट्री, जो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री है ये उनको लोन प्रोवाइड करता है। इन दिस वे इट एक्सरसाइज एनमरस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इसलिए ये जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बहुत हद तक ये अफेक्ट करता है। इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द पुअर नेशंस, अटैचिंग स्ट्रेंथन कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। ये फिर आप देख लीजिएगा बच्चों, IMF भी इसी के साथ ही है। यहाँ पर फिर ये हम बात कर रहे थे यूएनओ के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म की। क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज़ सम वैलिडिटी, ये जो क्राइटेरिया हमने जो अभी बताए हैं ये इनकी हर एक क्राइटेरिया की कुछ वैलिडिटी है। गवर्नमेंट्स आर एडवांटेज इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेज इन अदर डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर टू बी मेंबर्स देमसेल्फ, कंट्रीज कुड सी दैट द क्राइटेरिया वर problematic. How big an economic or military power did you have to be a qualify for Security Council membership? What level of budget contribution? अब ये भी डिसाइड था कि जो हमने इसमें जो रीड किया था कि इकोनॉमिक पावर होना चाहिए कंट्री को, बिग इकोनॉमिक पावर होना चाहिए जो हमने, तो अब इसमें ये देखना था कि उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो कितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट
यहाँ से रीड कर रहे थे, हाउ बिग एन इकोनॉमिक की वो जो हाउ बिग कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कंट्री को होना चाहिए, कितनी बड़ी मिलिट्री पावर होना चाहिए, यू हैव टू बी क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के को क्वालिफाई करने के लिए कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए और कितनी बड़ी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। वट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन और कितना उसको बजट कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएनओ में, वुड इनेबल टू स्टेट आर टू बाई इट्स वे इनटू काउंसिल की मेंबरशिप को लेने के लिए उसको बजट में कितना कंट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। वाज अ बिग पॉपुलेशन एन एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले बिगर रोल इन द वर्ल्ड, कि एक कंट्री की जैसे पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। इफ़ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स वाज द क्राइटेरिया, क्या ओनली किसी कंट्री का डेमोक्रेटिक होना और ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करना ही नेसेसरी है, ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उनके लिए। कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन लाइन टू बी मेंबर बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर्स। ये सब बच्चों अलग। चलो बच्चों ये आज यहीं तक, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको ध्यान से सुने, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव नाइस डे।